वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 16 जो है वो फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम फायर एंड आइस पर बेस्ड है। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वर्कशीट यानी वर्कशीट 15 में पढ़ा था और आज हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें इस पोएम के बैकग्राउंड के विषय में बताया गया है। पहले इसको समझते हैं। On 6 August 1945, an estimated 1,46,000 people were killed in the Hiroshima bomb blast। यानी 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था जिसमें लगभग 1,46,000 लोग मारे गए। Approximately 39,000 people were affected and 80,000 people died in the second atomic blast in Nagasaki, Japan on 9th August 1945। इसके बाद दोबारा जापान में नागासाकी एक जगह है जहां पर 9 अगस्त 1945 को फिर से एटम बम गिराया गया जहां पर 39,000 लोग प्रभावित हुए और लगभग 80,000 लोग मारे गए। It wiped out almost 90% of Japan's population। इसने लगभग जापान की 90% जनसंख्या को समाप्त कर दिया। Since then, तभी से this day is observed as Hiroshima Day all over the world। और तभी से पूरी दुनिया में ये दिन यानी 9 अगस्त 1945 का दिन हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। Wars cause a lot of destruction and may even cause the world to end if we don't stop destructive activities। यानी ये जो युद्ध हैं ये विनाश का कारण होती हैं और ये केवल विनाश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समाप्ति का कारण भी बन सकती है यदि हम इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को नहीं रोकते हैं। A similar idea is reflected in the poem। बिल्कुल यही कुछ आइडिया इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया गया है। फायर एंड आइस पोएम का नाम क्या है हमारा? फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और किसने इसको आइडिया को दिया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम फायर एंड आइस में दुनिया किस तरह से समाप्त हो सकती है इसी आइडिया को एक्सप्लेन किया गया है। इट शोज अ डीप कंसर्न। और ये उसकी चिंता है, चिंतित है इस चीज़ को देखकर कि यदि दुनिया में इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। While you read the poem given below, notice how the poet uses words like end, fire, perish and hate। अगर आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये नोटिस करना है कि पोएट ने किस तरह से ये शब्द एंड, फायर, पैरिश और हेट का यूज़ किया है। All these words suggest destruction and end। ये सारे ही वर्ड दुनिया की समाप्ति को और डिस्ट्रक्शन को यानी विनाश को शो कर रहे हैं। ऑल्सो नोट हाउ द पोइट यूजेस सम वर्ड्स रिपीटेडली। अब बहुत सारे वर्ड्स उन्हें रिपीट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल सम से। टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट द पोइट यूजेस राइमिंग वर्ड्स। एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए पोइट जो है राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करता है। फॉर साउंड्स हैव ऑल्सो बीन रिपीटेड, पेवर, फायर। और कुछ साउंड्स भी रिपीट की गई हैं। ठीक है, तो अब हम इस पोएम को देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे आप रिथम देख रहे हैं, फायर, डिज़ायर, फायर। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोएम में राइम स्कीम क्या है तो आप फर्स्ट 4 लाइन लेंगे एंड देन लास्ट 5 लाइन्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है। राइम स्कीम बताने के लिए हम हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट लाइन जो है हमारी, उसमें जो लास्ट वर्ड है फायर और इसके लास्ट वर्ड को हम एक नाम देते हैं। सपोज़ हमने इसको एक नाम दे दिया ए। इसके बाद सम से इन आइस, यहाँ पर डिफरेंट है। जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसकी जो साउंड है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बी।
राइट। इसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो फायर और डिज़ायर का क्योंकि सेम साउंड है इसलिए हम इनको सेम नाम देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया ए। और इसके बाद लास्ट लाइन में पढ़ते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं कि फायर, डिज़ायर एंड फायर अगेन सेम साउंड है, तो इसलिए फिर से हमने इसको नाम दे दिया ए। ये राइम स्कीम है इसकी ए बी ए ए, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। तो इसमें हमने फिर ट्वाइस को क्या नाम दिया, ए दे दिया। फिर दूसरा है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। दोनों की डिफरेंट साउंड है इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, बी। इसके बाद टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। तो ट्वाइस एंड आइज सेम साउंड हो गया इसलिए फिर इसको हमने नाम दे दिया ए। इसके बाद इज़ ऑल्सो ग्रेट। हेट और ग्रेट दोनों के सेम साउंड है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बी। और एंड वुड सफाइस, सफाइस ट्वाइस आइस एंड सफाइस सेम साउंड है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ए, सेम नाम दे दिया। तो अब इन 5 लाइन्स की हमारी जो राइम स्कीम बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी ए बी ए। क्लियर। तो हमें क्या करना होता है, हमें सेम साउंड के वर्ड को सेम नाम देना पड़ता है और लाइन हमें देख लेनी चाहिए, जितनी लाइन दी होती है उसी के हिसाब से हमको राइम स्कीम निकालनी होती है। तो ये तो हुआ राइम स्कीम की बात। राइमिंग वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं यदि हमसे पूछे जाएं तो यहाँ पर है फायर, डिज़ायर, फायर, और इधर है आइस और ट्वाइस। और इधर नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं हेट एंड ग्रेट, ठीक है। और यहाँ पर ट्वाइस, सफाइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हो गए, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारी यहाँ पर हुई है मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर फायर एंड आइस को मेटाफरिकली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर है वो मेटाफरिकली रिप्रेजेंट कर रही है डिज़ायर को और पैशन को। और ये पैशन कैसे कि एक ऐसा ग्रीड टू एक्वायर मोर एंड मोर, ठीक है। तो इसलिए, और इसी तरह से जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रही है हेट्रेड को। ओके, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है, तो आप क्या बताएंगे, मेटाफर। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम ऑफ द गिवन पोएम, यानी जो पोएम दी गई है इस पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। तो इसकी पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे पिक आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो आपको 2 राइमिंग वर्ड्स के पेयर बताने हैं, तो कौन से हो सकते हैं, फायर, डिज़ायर, फायर, आइस, ट्वाइस, सफाइस, ठीक है, हेट, ग्रेट। और भी अगर कोई पूछे तो सम इन लाइन 1 रेफर्स टू। अब यहाँ पर जो सम वर्ड है, ये जो सम वर्ड आप देख रहे हैं ये किसको रेफ़र कर रहा है, एनीवन, किसी को भी, या सम ह्यूमन बींग्स को। तो यहाँ पर एनीवन का नहीं है, यहाँ पर सम ह्यूमन बींग्स को, यानी कुछ लोग। हमने जब ये पढ़ा था पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, तो हमें पता है कि 2 व्यूज़ थी, एक बाइबल की थी और एक साइंटिस्ट की थी, ठीक है। तो बाइबल की जो व्यूज़ है वो भी कुछ लोगों की होगी और जो साइंटिस्ट हैं वो भी कुछ लोग होंगे। तो यहाँ पर एनी वन नहीं हो सकता, सम ह्यूमन बींग्स का आंसर हो जाएगा। फायर इन द टाइटल मीन्स, यहाँ पर फायर का क्या मतलब है, हेट्रेड है या लव है। तो यहाँ पर फायर का मतलब क्या होगा, हेट्रेड। हु इज़ आई इन द 4th इन लाइन 4, यहाँ पर आई कौन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ किया गया है, पोएट के लिए यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फेवर फायर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज। फेवर फायर में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रही है, तो आंसर है एलिटरेशन। एलिटरेशन का आप समझ के चलिए अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर जैसे आप कहते हो जब किसी शब्द में किसी वर्ण की आवृत्ति, तो यहाँ पर इसी तरह जब किसी वर्ड में किसी लेटर की साउंड की जो रिपीटिशन है, बार बार होता है, तो वहाँ पर एलिटरेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, फेवर फायर। तो यहाँ पर फेवर में एफ और फायर में भी एफ, दोनों के साउंड सेम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिटरेशन। द वर्ड पैरिश मीन्स, पैरिश का क्या मतलब है, यहाँ पर पैरिश का मतलब है एंड, ठीक है। द वर्ड्स सफाइस मीन्स, सफाइस का मतलब है सफिशिएंट। इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट। इस
पोएम का आपको मेन आइडिया क्या कहना चाहते हैं, यानी सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा गया है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. It will be either due to greed or lust for position, or because of apathy, hatred and insensitivity of men. यानी ये जो दुनिया का अंत होगा वो उसमें पोएट दो संभावनाएं व्यक्त कर रहा है कि या तो ये दुनिया मनुष्य के लालच की वजह से, और या तो फिर मनुष्य की नफ़रत और इनसेंसिटिविटी की वजह से दुनिया की समाप्ति होगी. इन दोनों में से ऑफ द टू ही प्रीफर्स अ फर्स्ट. इन दोनों में से वो किसको प्रीफर करता है? फर्स्ट को प्रीफर करता है. द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन वॉर्स, यानी दुनिया का जो अंत होगा वो वॉर की वजह से होगा. बट ही डजंट वांट इट टू एंड ड्यू टू मैंस इंडिफरेंस एंड हेट्रेड फॉर ईच अदर. वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मनुष्य को नफ़रत की वजह से मारे एक दूसरे को, ये वो नहीं चाहता. इसके बाद है मैसेज ऑफ द पोएम. What is the message of the poem? तो पोएम का मैसेज क्या है? According to the poet, greed or lust for position or intolerance will destroy the whole world. कि मनुष्य का जो लालच और उसकी असहनशीलता जो है वही इस दुनिया को समाप्त करेगी. फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ग्रीड और लस्ट फॉर पोजिशन को. और आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इंटॉलरेंस को. ठीक है, तो फायर एंड आइस की वो कह रहा है कि फायर एंड आइस से दुनिया समाप्त होगी. तो यहाँ पर फायर रिप्रेजेंट करता है ग्रीड और लस्ट फॉर पोजीशन को, और आइस रिप्रेजेंट करता है इंटॉलरेंस को. ठीक है, द मैसेज इज़ टू सेव द वर्ल्ड बाय बीइंग टॉलरेंट एंड लर्निंग हाउ टू फॉरगिव. तो क्या मैसेज है कि अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं तो हमें हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, और हमें एक दूसरे के प्रति हमारे मन में क्षमाशीलता होना चाहिए. यानी यदि कोई एक व्यक्ति हमारे प्रति बुरा सोचता है तो हम उसकी उस बुराई को माफ़ कर दें. फॉर दिस वी नीड टू हैव एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लव. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन में मानव मात्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार हो, कंपैशन हो, और एक दूसरे जो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं हम उनको रिस्पेक्ट करें और सब लोग प्यार से रहें. तो ये पोएम हमको मैसेज देती है. आई थिंक कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी. इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.